नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कश्मीरी पंडितों के जख्म कभी भरते नहीं हैं, क्योंकि उन जख्मों को हरा करने वाली कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती रहती। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडिता को आतंकियों ने मार दिया। वो कश्मीरी पंडितों की उम्मीदों को घाटी में फिर से खड़ा करने की कोशिश में थे, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों ने इस परिवार को उजाड़ दिया। आज राकेश पंडिता का परिवार आपसे अपनी बात कहना चाहता है और इस संवाद में चुभने वाले सवाल भी होंगे। भारत सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन के बिना शर्त स्वागत की भूमिका बनाई, तो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूछ लिया कि गैरों पर करम, अपनों पर सितम। क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट का ऑफर सिर्फ विदेशी कंपनी को ही क्यों मिले? देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस पर सरकार का रुख क्या है? वैक्सीन कंपनियों को डिस्काउंट देने का कौन सा फॉर्मूला निकाला जाएगा जिससे भारत में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो सके? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी देखिएगा कि फाइजर जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां अर्जेंटीना और ब्राजील सहित अलग अलग देशों के सामने किस तरह की शर्तें रखती हैं और कैसे महामारी के चंगुल में फंसे देश इन कंपनियों के दबाव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि 7 समुंदर पार भगोड़े मेहुल चौकसी का गेम ओवर होगा या नहीं होगा। हम उस रहस्यमय प्राइवेट जेट की भी पड़ताल करेंगे जो पिछले हफ्ते नई दिल्ली से उड़ा था और डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर लैंड किया था। यह विमान जहां जहां जाता है वहां अनोखी घटनाएं होती हैं। इस विमान की आवाजाही में ऑपरेशन चौकसी से जुड़े कुछ बड़े संकेत हो सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आज हलफनामा पेश किया है। केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप पॉलिसी पर हामी भरवाने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है, लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा है ताकि कानून आने से पहले ही लोग प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार कर लें। सरकार ने कहा है कि कोर्ट इस पर कोई अंतरिम निर्देश दे। पाकिस्तान सरकार ने चीन की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन को इनकलाब बताया है। पाक वैक नाम के इस टीके की लॉन्चिंग हो गई है। अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। आज सबसे पहले हम आपको कश्मीरी पंडितों के उस परिवार का दर्द दिखाएंगे जिसके इकलौते सहारे को उस सोच ने छीना है जिस सोच ने 31 साल पहले इन्हीं कश्मीरी पंडितों को घाटी से बेदखल कर दिया था। अपनी जमीन से उजाड़े गए ये लोग 3 दशक बाद अब जब अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं, जब अपनी जन्मभूमि में जाकर नई सोच लाने में लगे हैं, तो उन्हें खामोश किया जा रहा है। इनकी हत्याएं हो रही हैं। राकेश पंडिता इन्हीं लोगों में एक थे जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में त्राल से बीजेपी के पार्षद थे, वहां के निकाय के चेयरमैन थे। लेकिन बुधवार रात को त्राल में 3 आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्या में लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। इस हत्या में देश के उन दुश्मनों का हाथ बताया जा रहा है जिन्हें राकेश पंडिता जैसे लोग खटकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि राकेश पंडिता जैसे लोग कश्मीरी पंडित हैं। दूसरी बात यह कि राकेश पंडिता जैसे लोग कश्मीर में फिर से बसने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि राकेश पंडिता जैसे लोग कश्मीर में लोकतंत्र की पहचान बन रहे हैं, लोकतंत्र से घाटी में बदलाव लाने में जुटे थे। कश्मीर में जो लोग शांति नहीं चाहते, जो कश्मीर को आतंक की आग में हमेशा जलाना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर का लोकतंत्र चुभता है। राकेश पंडिता जैसे लोग चुभते हैं। मैं उनको बोलूंगी कि उनको वहाँ पे जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि कोई भी साफ होना चाहिए। ऐसे ही जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंद दे जाता। पापा से कब आखिरी बार आपकी बात हुई? आई थिंक 8:30 या 9 बजे कल। क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा पढ़ना, ख्याल रखना अपना। मतलब जब सोच रहा हूँ लग रहा है उनको पता था ये कुछ होने वाला है। भाई है, देखो हैंडीकेप्ड भाई है यहाँ पे, वो उस कमरे में बैठा है और यहाँ पे पूरा घर परिवार बिखरा हुआ है। अब इसी पर सारा कुछ घर परिवार था। मैं क्या करूंगी? अब मेरा बेटा है वो भी पढ़ने वाला है, वो भी। एक और परिवार उजड़ गया, एक और बेटा चला गया। 31 साल में क्या बदला? कश्मीरी पंडित तब भी खटकते थे, आज भी खटकते हैं। त्राल में राकेश पंडिता के साथ यही हुआ।
ऐसे बहुत से लोग थे कि जिनको हम खटक रहे थे। इसकी मतलब इसको बहुत बोलते थे कि जम्मू से ये क्यों आएगा, कि यहाँ पे हुकूमत क्यों करेंगे ऐसे। कौन कहता था? तो वहाँ पे बहुत ऐसे हैं, बहुत से जिनकी अलगावादी मानसिकता के लोग। हाँ, वही तो बोल सकते थे कि क्या यहाँ बोलते थे? उन्हें ताने देते थे? नहीं, ताने नहीं, सामने नहीं बोलते थे कुछ, मगर ऐसे बोलते थे पीठ पीछे बातें करते पीठ पीछे बातें करते। कश्मीरी पंडित क्यों यहाँ आ गए? आया तो ये क्यों हुकूमत करेंगे, हम ही प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ पे, या पार्टी के लोग या कुछ, तो ऐसे बोलते थे वो। कई लोगों को उनके खिलाफ रंजिश थी। रंजिश थी, बहुत से ऐसे हैं वहाँ पे जो पार्टी में हमारे भी, तो उनको बहुत त्राल के कुछ लोग भी है, तो हम तो नहीं जानते वहाँ पे, मगर फिर ऐसे बातें सुनते थे ना, बात करते थे वो ऐसे। तो ये क्यों, कई लोग भी बोलते थे कि नहीं, इसको नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम ही बनेगा, हिंदू नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट मुस्लिम ही हम रखेंगे। बाद में कोई और भी थे जो अच्छे लोग थे, तो वो चाहते थे कि ये बनेगा, तो फिर इसी को बनाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें कम्युनल एंगल भी है? हाँ, वो तो है ही इसको। अच्छा, कभी जो इज्जत भी करते थे, तो कोई जो खुश भी थे इसकी प्रेसिडेंट बनने से, कोई खुश भी था, तो और कोई भी नहीं, ऐसे नहीं चाहता था कि। कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोगों के मन में रंजिश भी थी। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि ये बने। राकेश पंडिता ने किसी का क्या बुरा किया था? वो तो कश्मीर को बदलने निकले थे, घाटी में अपने घर को बसाने निकले थे, अपने त्राल को बनाने निकले थे। आतंकियों को यही चुभ गया। राकेश पंडिता मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के त्राल के ही रहने वाले थे। उनका परिवार 1990 के पलायन में त्राल से जम्मू आ गया था, लेकिन 31 साल बाद राकेश पंडिता फिर त्राल लौटे। वहां स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा, दोनों ने चुनाव जीता। पत्नी पार्षद बन गई और चुनाव जीतकर राकेश पंडिता स्थानीय निकाय के चेयरमैन बन गए। लेकिन 2 जून की रात को त्राल में ही 3 आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वहाँ माहौल रहने के लिए नहीं? ना, वहाँ पे ऐसा माहौल है ही नहीं। हमको लगता है वो खासकर त्राल में, वहाँ इतने न सारे हैं, वो पता नहीं चलता कि किसके दिल में, किसके मन में क्या चल रहा है, वो नहीं पता चलता। वहाँ की सारी ना, मुझे तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। जब भी हम जाते थे वहाँ पे, उनको ना, जब हम खटकते थे, जब हम किसी के घर में भी जाते थे, वो ऐसे ना, पूरा त्राल ही ऐसा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ आतंकवादियों का गढ़ है? हाँ, वहाँ गढ़ है बहुत। वहाँ पे बहुत लोग तो अच्छे भी होंगे जो काफी जगहों पे भी है, मगर वहाँ ज्यादा है। बहुत लोग तो अच्छे भी होंगे जो अच्छे भी हैं, तो अब क्या पता, अलग अलग गाँव के हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलगाववादी मानसिकता के, हाँ, वही जिनकी आंख में हमेशा खटकते हैं। ज्यादा हिंदू, ज्यादा पंडित, जो यहाँ से जम्मू से आए पंडित, तो उनको बसने नहीं देंगे, हमको ऐसा लगता है। आतंकवादियों और अलगाववादियों को यही चुभता है कि राकेश पंडिता जैसे कश्मीरी पंडित कैसे घाटी में लौट रहे हैं। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, कैसे उसके लिए सपने देख रहे हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए सब दांव पर लगा रहे हैं। राकेश जी के जो पिताजी हैं, उनका भी देहांत हुआ कुछ दिन पहले। वो 15 दिन हो गई वहाँ पे, उस 15 दिन के बाद अब इसकी। अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में, तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए। नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने माना ही नहीं, कहा नहीं, मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊंगा। मैंने उसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे काम है, मीटिंग है हमको। 15 दिन पहले राकेश पंडिता के पिता की मौत हुई थी। घर में बूढ़ी बीमार माँ है, भाई शारीरिक तौर पर कमजोर है, पत्नी टूट गई है, 17 साल का बेटा है जो अभी 12वीं में है। परिवार जिसके भरोसे चल रहा था वही चला गया। हो सकता है उनको धोखा दिया गया हो, धोखे से किसी ने मरवाया हो। आपको क्या लगता है? पॉसिबिलिटी है धोखा दिया हो सकता है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो धोखा दिया हो सकता है। क्या पता मिली भगत की हो। आपको लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादियों को? पॉसिबिलिटी हर एक चीज की हो सकती है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए एनआईए वगैरह से। आप चाहते हैं एनआईए इसकी जांच करे? हाँ। बुधवार रात 8:30 या 9 बजे के करीब राकेश पंडिता ने फोन पर अपने बेटे पारस से बात की थी। दोपहर में पत्नी से फोन पर बात हुई थी, लेकिन रात में 10:30 बजे के करीब ये खबर आई कि त्राल में राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। कल हुई थी हमको सुबह, यही 12-1 बजे हुई थी। 1 बजे दोपहर में। क्या कहा उन्होंने? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने कहा दवाई खाओ। तो 2-3 बार फोन किया, तो बाद में मैंने 2-3 घंटे के बाद फोन किया, तो वो दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। फिर कोई बात नहीं हुई उनसे। कितने बजे स्विच ऑफ आ रहे? यही 4-5 बजे।
उसके बाद आपका उनका संपर्क नहीं हुआ? ना कोई। अच्छा, आपके बेटे से हमने बात की, उन्होंने कहा कि रात को 8:30 बजे करीबन उनका फोन आया था। इसको किया होगा ना फोन, उसके बाद उन्होंने, आपके बेटे ने हमें कहा कि उन्होंने उनसे कहा कि अब आप पढ़ लिखना, अच्छा मेहनत करना, तो हमको धोखा नहीं दिया ना, पढ़ना लिखना। क्या उनको लग रहा था कि उनकी हत्या होने वाली है? ऐसे तो मुझे नहीं पता है कि हो सकता है कुछ भी हो, तभी तो बोला अपने बेटे से। राकेश पंडिता का परिवार जांच की मांग कर रहा है क्योंकि बड़े सवाल हैं। राकेश पंडिता को पुलिस सुरक्षा मिली थी, 2 पुलिस वाले उनके साथ रहते थे। श्रीनगर में उनके लिए सरकारी आवास था, लेकिन त्राल में जब उन्हें आतंकवादियों ने गोली मारी तब कोई सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था। वो अपनी दोस्त के घर गए थे। दोस्त की बेटी को भी इस हमले में गोलियां लगी। परिवार और रिश्तेदारों में गुस्सा, आक्रोश है कि कश्मीर में आज भी क्या बदला, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा आतंकी खतरा है, जो लोग आतंकियों को चुभते हैं, उन पर लापरवाही कैसे की जा सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी वहाँ पे, ये मेरे को बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहिए ये क्वेश्चन। जो बच्चा अभी छोटा सा बच्चा है, जो 11वीं 12वीं पढ़ रहा है, जिसको पता ही नहीं है, होश नहीं है बड़े माँ बाप का क्या चक्कर है। अभी थोड़े 15 दिन पहले इसके इसके दादा की डेथ हुई है। अभी वो अपना काम छोड़ के वहाँ पे गया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, मेरे को बताइए। अभी लगता है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं कोताही, सरकार की डेफिनेटली है, ये डेफिनेटली करती है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो हो रहा है, यही चीज कांग्रेस करती थी, एंड सेम गोइंग द सेम डायरेक्शन ऑन बीजेपी। मेरे को बताइए, इनको पता था वहां पे हर जगह पे, लास्ट पहले भी वहां पे सरपंच की डेथ हुई है, 4-5 सरपंचों की डेथ हो गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, क्या सिक्योरिटी क्या कर रही थी? मुझे ये बात बोलो कि हम अगर ये देश के खातिर इसका पापा चला गया तो देश को भी देखना चाहिए ना, ये जो फैमिली है ये कहाँ जाएगी। ये गुस्सा सिर्फ एक परिवार या उनके रिश्तेदारों का नहीं है, ये गुस्सा और दर्द हर कश्मीरी पंडित का है और पूरे देश का है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने 31 साल से बहुत कुछ सहा है और आज भी वही निशाने पर हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। एक कश्मीरी पंडित के लिए घाटी में फिर से जाना, वहां जाकर चुनाव लड़ना, वहां लोगों के लिए काम करना, और वो भी आतंकवादियों के गढ़ में, ये कोई आसान बात नहीं है। कम से कम नेताओं के लिए हर समय जान का खतरा रहता है। पिछले साल ठीक यही समय था जब अनंतनाग में कांग्रेस से जुड़े कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अब बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या से कई गंभीर सवाल उठे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का भरोसा कैसे बनेगा? ये तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ले, नहीं तो आगे फिर कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? 1990 के दौर को लोग अब तक भूले नहीं हैं, और अगर यही माहौल रहा तो फिर सब यही कहेंगे कि 3 दशक बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला। कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, वहां पर भले ही युवा आगे बढ़कर पूरे उस चुनावी, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन सब इस बात का आश्वासन जरूर चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। 31 साल हो गए, लेकिन कश्मीर घाटी में आज भी कश्मीरी पंडित होना गुनाह है। त्राल में राकेश पंडिता की हत्या से उन सभी दावों ने दम तोड़ा है, जिसमें घाटी को फिर कश्मीर पंडितों से आबाद करने की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। राकेश पंडिता जो है एक विस्थापित कश्मीरी पंडित थे। जम्मू से वो कश्मीर गए, वहां पे चुनाव लड़ा, वो भी जो आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, त्राल इलाका दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में, वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और वहां की जनता की सेवा भी की, और अब जो है वो शहीद हो गए हैं। तो देश को, देश की सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय को घाटी में ससम्मान जो है वापस ले जाया जाएगा, आखिर उन दावों का क्या है? अगर वहां पर चुने हुए राजनीतिक एक्टिविस्ट भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? ये तो राकेश पंडिता जैसे कश्मीरी पंडितों की हिम्मत थी, अपनी जन्मभूमि के लिए जज्बा था कि वो हर खतरे को जानकर भी बहादुरी के साथ हालात बदलने फिर से निकले थे। लेकिन जब ऐसे लोगों की जान की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर दूसरों की भी हिम्मत टूटती है। ऐसे माहौल में कैसे कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे? हमने पहल की, माइनॉरिटी जो इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ कश्मीर घाटी में जब इनको
प्लान किया गया 90 में, तो आज हमने फिर सेक्रीफाइस दे दी कि हम वहाँ जाएंगे, वही माहौल बना के और ग्राउंड रियलिटी पर काम करेंगे वहाँ पर। अदरवाइज हम जम्मू में रहते, काम हम वहाँ करते। आप देख लीजिए राकेश जी का फादर 17 तारीख को गुजर गए, इसी शमशान घाट में उसने यहाँ पर चिता दी। उनके काफी घनिष्ठ मित्र हैं। बिल्कुल थे, इलेक्शन प्रोसेस में खड़ा करने वाला मैं ही था उसमें। ये चिता देख लीजिए, इनके बेटे को मैं अपनी भाभी को क्या जवाब देता हूँ। इसमें बिल्कुल इनक्वायरी होनी चाहिए। कब तक कश्मीरी पंडित इस त्रासदी को सहेंगे? कब तक उन्हें गोलियों से डराया जाएगा? कब तक उन्हें खामोश करने की कोशिश होगी? 31 साल से तो यही चल रहा है। 1989 से घाटी में कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट बनाकर टारगेट किलिंग शुरू हुई थी। पहले घाटी में बीजेपी के नेता टीकालाल टपलू की गोली मारकर हत्या हुई थी। फिर रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट की अनंतनाग में हत्या हुई। इसके बाद कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। सिर्फ जनवरी 1990 में 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवार घाटी से पलायन कर गए। फिर 1990 से 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा और कश्मीरी पंडित परिवार अपने घरों को छोड़कर घाटी से बाहर विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। पूरी कश्मीर घाटी में मुश्किल से 800 कश्मीरी पंडित परिवार ही रह गए थे, जिन्होंने इन 3 दशक में किसी तरह से घाटी में खुद को बचाया। पिछले 31 साल से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग पिता चीख कर थक गए, रो कर थक गए। हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की सांत्वना। यह पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, हमने क्या किया? ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस लौटे। यह सीरियसनेस समझनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। त्रासदी यही है कि 1980 से 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया और आज वो वापस लौटना चाहते हैं तो उनकी हत्या हो रही है। जांच तो साफ है, ये सब पाकिस्तान ने किया है, आतंकवादियों ने किया है। लेकिन परिवार का शक है कि हो सकता है गांव में किसी ने टिप ऑफ दिया हो आतंकवादियों को। देखिए, जो भी शामिल होगा उन तमाम साजिश करने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या आप समर्थन करते हैं एनआईए जांच का या सीबीआई जांच का, जो कि परिवार मांग होगी? जांच तो होगी, एनआईए जांच की मांग जांच होगी। दोषियों को किसी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा। चुन कर इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे। राकेश पंडिता के गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उस सोच को डराने और खत्म करने की कोशिश है जो सोच कश्मीर को बदलना चाहती है, जो सोच कश्मीर घाटी में आतंक और अलगाव को हमेशा चुनौती देती है और जो सोच देश के लिए हर बलिदान के लिए तैयार रहती है। आज तक ब्यूरो। गैरों पर करम, अपनों पर सितम। भारत सरकार से कुछ उसी तरह के विचार प्रकट किए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और पूछा है कि क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट का ऑफर सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही क्यों मिले। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने बताया है कि अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो सीरम इंस्टीट्यूट को भी इससे छूट मिलनी चाहिए। कंपनी ने कहा है कि सिर्फ सीरम को ही क्यों, देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए। बात में दम तो है, एक देश एक कानून का नियम तो वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर भी लागू होना चाहिए। ये बात सरकार को भी समझ आ रही है। सरकारी सूत्रों ने आज तक से कहा है कि जो कुछ छूट विदेशी निर्माताओं को मिले वो भारतीय निर्माताओं को भी मिलनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी। ऐसा नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने यह मांग फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति से छूट देने की खबर आने के बाद की। सीरम इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि भारत बायोटेक ने कई बार पहले भी सरकार से उन्हें क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्ति देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने दोनों की मांग को नहीं माना था। यहां तक कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी न देने की वजह भी यही क्लॉज था। लेकिन अब मौजूदा हालात में सरकार के पास क्या विकल्प है, इसका एक विश्लेषण हमने तैयार किया। Yes, they have requested indemnity to all the nations, including the country of origin of US or for practically every country, और वो उनकी expectation है
की लायबिलिटी को इंडेमिफाई किया जाए, उसकी कुछ अपने तरीके से वो लीगल लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं. वी आर एग्जामिनिंग दिस रिक्वेस्ट एंड वी विल टेक डिसीजन in the larger interest of people and on merits. कोविड टास्क फोर्स के हेड वीके पॉल जिन विदेशी कंपनियों की बात कर रहे थे वो हैं फाइजर और मॉडर्ना. वो जिन शर्तों की बात कर रहे हैं वो है क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट, और वो जिस देश के कानून का हवाला दे रहे हैं वो है अमेरिका. तो फिर सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना को उनके ही देश यानी अमेरिका में क्षतिपूर्ति से किस तरह छूट मिली हुई है. दिसंबर 2020 में अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने फाइजर और मॉडर्ना को दायित्व से इम्यूनिटी दी, जिसके तहत अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो उस स्थिति में कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता. इंडेमनिटी का अर्थ होता है किसी हानि या आर्थिक नुकसान के खिलाफ हर जाने की गारंटी. कानूनी भाषा में सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडेमनिटी का अर्थ हुआ हानि की भरपाई की जिम्मेदारी से बचाव. आसान शब्दों में कहें तो फाइजर और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. तो अब सवाल यह है कि कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी तो क्या वो लोग जिम्मेदार होंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे? Because it's an emergency situation, emergency approvals are being given. In case something went wrong, then that would be indemnified by the government. In other words, the liability will be on the government rather than on them. अभी तक नियम यह है कि अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसकी क्षतिपूर्ति इन वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों से होगी. लेकिन अगर फाइजर और मॉडर्ना को इससे छूट मिलेगी तो सरकार के पास क्या विकल्प होंगे? जानकारों के मुताबिक एक विकल्प यह हो सकता है कि सरकार फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदे और प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, और साइड इफेक्ट के केस में मुआवजे की जिम्मेदारी वैक्सीन लगाने वाले प्राइवेट अस्पताल पर डाल दे. इस स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की कीमत में कॉम्पनसेशन सेस के तौर पर कुछ रकम जोड़ने की इजाजत सरकार दे सकती है. लेकिन इस स्थिति में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लगाई जा सकेंगी, और उसके लिए लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. फाइजर और मॉडर्ना को अमेरिका ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट मिली हुई है जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है. अमेरिका में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, इसलिए अमेरिका में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे पर ली हुई है. अमेरिकी सरकार ने एक कॉम्पनसेशन फंड बनाया जिसका इस्तेमाल क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने का प्रावधान है. मार्च 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े 21 क्लेम दर्ज किए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी केस में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया. तो अगर किसी को वैक्सीन लेने से क्षति होती है और वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि क्षति हुई है वैक्सीन लेने से, तो उसके लिए आप एक फंड से कुछ उसमें से पैसे देके उसकी पूर्ति करने की कोशिश कर सकते हैं. यही हो सकता है. पर ये कहना कि क्योंकि वो इंडेमनिटी मांग रहे हैं या क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं इसलिए हम वैक्सीन खरीदेंगे नहीं और वैक्सीनेशन करेंगे नहीं, ये मेरे ख्याल से आज के युग में, आज की स्थिति देखते हुए, खासकर फेज 2 के बाद, ये मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगता है. ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मॉडर्ना और फाइजर की शर्तों को मानने से भारत ने इनकार कर दिया था. इसीलिए अगर सीरम इंस्टीट्यूट भी ये छूट मांग रही है तो इसमें गलत क्या है? भारत में जब कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था तो 40 वर्ष के एक वॉलंटियर ने 5 करोड़ का मुआवजा मांगा था. वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजकर दावा किया था कि कोविशील्ड लगवाने के बाद उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हुई है. हालांकि बाद में यह दावा खरा नहीं उतरा था. इसी को आधार बनाकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने इंडेमनिटी में छूट की जरूरत बताई थी. I mentioned that this is something the government can look at because even in the US and other countries, we're looking at these laws being invoked by the government to protect manufacturers only during the time of a pandemic where a massive rollout of vaccines is going to happen. And as a result, there are bound to be some bona fide and non-bona fide cases. And if we see the courts intervening and stopping vaccination programs
pending investigations, that's the real risk that we're talking about, and we don't want that to happen. इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। अगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन भारत में आती हैं, तो इसमें भारत का ही फायदा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। लेकिन नियम तो सबके लिए एक होने चाहिए, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट के तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब पिछली बारी फाइजर कंपनी अपनी वैक्सीन भारत लेकर आना चाहती थी, तब भी फाइजर ने भारत सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, यानी कि इंडेमनिटी फॉर लायबिलिटी क्लॉज भारत सरकार को फाइजर की वैक्सीन पर लागू करना होगा। पिछली बारी भारत सरकार ने इस पर सवाल उठाए थे और डील नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार भारत सरकार को फाइजर को क्षतिपूर्ति देनी पड़ रही है। ये भारत की मजबूरी भी है और जरूरत भी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब विदेशी कंपनियों को इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, तो क्या भारतीय कंपनियां जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भी भारत सरकार इंडेमनिटी देगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अनीशा माथुर और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में अपनी शर्तों के साथ वैक्सीन सप्लाई करने के लिए तैयार हुई फाइजर कंपनी ने जुलाई और अगस्त के दौरान 5 करोड़ वैक्सीन डोज भारत को देने की बात कही। फाइजर ने कहा कि वो जिस भी देश में अपनी वैक्सीन सप्लाई करती है, वहां उसे क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी से छूट मिलती। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के साथ हुई एक मीटिंग में फाइजर ने दावा किया कि अमेरिका समेत दुनिया के 116 देशों ने उसके साथ क्षतिपूर्ति समझौता साइन किया है। दुनिया भर में फाइजर की 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी देश में वैक्सीन के किसी बड़े साइड इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं है। यह फाइजर का दावा है। सूत्रों का कहना है कि फाइजर की इन्हीं दलीलों के आधार पर भारत सरकार ने उसे क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट देने का निर्णय किया। लेकिन सिर्फ यही एक छूट नहीं है जो फाइजर जैसी विदेशी कंपनियां दूसरे देशों से मांग रही हैं। फाइजर की कई ऐसी शर्तें हैं जिनकी वजह से कई देशों को अपने कानून तक बदलने पड़े हैं ताकि उन्हें वैक्सीन मिल पाए। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना के सामने 4 शर्तें रखी। पहली यह कि अर्जेंटीना सरकार एक बीमा खरीदे ताकि अगर वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हो तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे। दूसरी ये कि अर्जेंटीना सरकार इंटरनेशनल बैंक में कंपनी के नाम से अकाउंट खोलकर उसमें गारंटी मनी के तौर पर पैसा जमा करवाए। तीसरी ये कि अर्जेंटीना सरकार अपने देश में एक मिलिट्री बेस बनाए जिसमें फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित रखी जाए। और चौथी शर्त ये कि अर्जेंटीना सरकार राजधानी में एक अलग दूतावास बनाए जिसमें कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर देश के कानून लागू न हो। जाहिर है अर्जेंटीना जैसे देश को मजबूरी में फाइजर की शर्तें माननी पड़ी। इसी तरह की शर्तें फाइजर कंपनी ने कई अन्य देशों पर भी लगाई, जिनमें ब्राजील भी शामिल है, जिसने फाइजर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। भारत में कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब कई देश फाइजर की शर्तें मानने से इनकार कर चुके हैं और भारत भी शुरुआत में फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट देने की शर्त को नामंजूर कर चुका है, तो अब क्यों राजी हो गया? ये सवाल जायज भी है और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ा सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन दिनों वैक्सीन की कमी की वजह से लड़खड़ा रहा है। जबकि तमाम रिसर्च में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी नहीं आई तो कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा तेजी से आ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में इसका जिक्र है, जो कहती है कि देश में तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले करीब 1.25 गुना ज्यादा केस आएंगे, लेकिन वैक्सीन से तीसरी लहर को काबू किया जा सकता है और मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से वैक्सीनेशन करने पर कोरोना के गंभीर मामलों की संख्या को 20% तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो तीसरी लहर में मौत के आंकड़े को 40,000 पर रोका जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा 15 से 17 करोड़ बच्चों पर होगा, जो 12 से 18 आयु वर्ग के हैं। इसीलिए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जानी चाहिए। जाहिर है सरकार को भी इस बात का आभास है कि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन जरूरी है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को छूट देकर भारत में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय लिया। Government of India has been making all efforts to augment availability of vaccines in India, whether through enhanced production in the country or through supply from abroad. We remain engaged with US vaccine manufacturers like Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson
as part of this effort. We are separately also engaged with the US administration to ensure that necessary components and raw materials for vaccine manufacturing and production in India are readily available and that the supply chains remain open. सरकार का दावा है कि दिसंबर 2020 तक देश के 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। इस लक्ष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का इंतजाम करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ भी करार किया है। केंद्र सरकार ने कंपनी को 30 करोड़ वैक्सीन डोज का एडवांस ऑर्डर दिया है। सरकार इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए एडवांस देगी। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। तीसरे फेज के ट्रायल को सरकार ने 24 अप्रैल को मंजूरी दी थी। अभी वैक्सीन का नाम तय नहीं है, लेकिन इसका उत्पादन अगस्त में शुरू हो सकता है। सरकार ने बताया कि वैक्सीन की डोज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच स्टॉक कर ली जाएंगी। एक वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 110 रुपए हो सकती है। ये वैक्सीन 2 डोज में उपलब्ध होगी और दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश में दिसंबर तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए सरकार जल्द ही कुछ और कंपनियों से भी वैक्सीन के करार कर सकती है। जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में शुरू हो सकता है। 13,500 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की भारत वापसी की कोशिशें लंबी खिंचती दिख रही हैं। डोमिनिका की हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी के केस की सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। अभी अगली तारीख तय नहीं है, लेकिन यह सुनवाई 1 जुलाई को हो सकती है। डोमिनिका की हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। मेहुल चौकसी ने हाईकोर्ट में खुद को अगवा करके डोमिनिका लाए जाने के दावे के साथ याचिका दायर की है और खुद को एंटीगा का नागरिक बताकर वहां भेजे जाने की मांग कर रहा है। कल हाईकोर्ट के आदेश पर मेहुल डोमिनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी पेश हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने मेहुल चौकसी व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुआ। आज फिर जब डोमिनिका की हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने हर पक्ष की दलीलों को सुना और परखा। हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी की तरफ से दलील दी गई है कि वो डोमिनिका में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे एंटीगा भेजा जाए, जहां का वो अब नागरिक बन चुका है। कोर्ट में मेहुल ने अपने एंटीगा भेजने का खर्च उठाने की बात भी कही है, लेकिन हाईकोर्ट में भारत की ओर से कहा गया है कि मेहुल चौकसी भारत का नागरिक और कानून का भगोड़ा है। मेहुल को भारत भेजने की मांग सिर्फ भारत नहीं कर रहा, बल्कि एंटीगा और डोमिनिका दोनों ने उसे भारत भेजने पर अपनी सहमति दी। आज एंटीगा ने कैबिनेट प्रस्ताव पास करके भी कहा है कि मेहुल चौकसी को भारत ही भेजा जाना चाहिए। कैबिनेट प्रस्ताव में कहा गया कि मेहुल एंटीगा के लिए समस्या बन चुका है और अगर वो वापस वहां आता है तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। डोमिनिका में मेहुल चौकसी को भारत भेजने की पैरवी करने के लिए भारत की ओर से विशेष टीम गई है। भारतीय टीम एक विशेष विमान से दिल्ली से डोमिनिका पहुंची है। कतर एयरवेज की विशेष सेवा का यह विमान कई अहम ग्लोबल इवेंट्स के दौरान अपनी सेवाएं दे चुका है। विमान के फ्लाइट डेटा को ट्रैक करके आज तक ने आपके लिए विमान के दिलचस्प संयोग पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें भी कई संकेत हैं। एक खास विमान एक खास मिशन पर। The Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. डोमिनिका में मेहुल चौकसी पकड़ा गया। पीएनबी फ्रॉड केस के इस आरोपी को भारत लाने की मुहिम में भारत जुटा हुआ है। कैरेबियाई देश डोमिनिका से लाकर उसको भारत के कानून का सामना कराने की भारत की कोशिशों में एक खास विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी है, जो पिछले हफ्ते डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पहुंचा है। कतर एग्जीक्यूटिव का यह बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 चार्टर है। ये उस विमान कंपनी का जेट है जो दुनिया भर के टॉप एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर और हॉलीवुड स्टार्स को दुनिया की सैर कराने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। मॉन्ट्रियल स्थित बॉम्बार्डियर कंपनी के बनाए ये वो ग्लोबल जेट्स हैं जो एक बार में अधिकतम 9,630 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इन विमानों में खास डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं होती हैं। जो बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट है, इट्स अ जेट इंजन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉम्बार्डियर। ये एक कैनेडियन मैन्युफैक्चरर है।
इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 12 से 14 सीट्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इट इज़ अवेलेबल एंड इट्स अ लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। सो यहाँ से लंदन नॉन स्टॉप कर सकता है और सिंगापुर नॉन स्टॉप कर सकता है। सो बेसिकली इट कैन फ्लाई अप टू 11 आवर्स नॉन स्टॉप, समवेयर अराउंड 5000 नॉटिकल माइल ये कर सकता है एंड वेरी रिलायबल मशीन, वेरी एफिशिएंट मशीन और इट इज़ लव्ड बाय बोथ पैसेंजर्स एज वेल एज क्रू। और क्रू के लिए क्रू रेस्ट एरिया अवेलेबल है, 2 लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, 3 जोन कंपार्टमेंट्स हैं। आज तक ने पिछले हफ्ते दिल्ली से डोमिनिका पहुंचे बॉम्बार्डियर के विमान का रेडार डेटा जांचा है। इससे पता चलता है कि यही खास विमान कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के वक्त सेवा में लगाया जाता है। कोरोना ने सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के तय समय पर पूरा होने की उम्मीद को तोड़ दिया है। इससे सबसे अधिक नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ है। ऐसे में 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भारत का लक्ष्य अब नामुमकिन नजर आने लगा है। कोरोना महामारी ने 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य में बड़ा ब्रेक लगा दिया है। इसकी आशंका 2020-21 के जीडीपी आंकड़े आने के बाद गहरा गई है। दरअसल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब $83 अरब यानी 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। फिलहाल $1 की कीमत 73 रुपए है, जिसके हिसाब से जीडीपी का साइज 2.7 लाख करोड़ है। यानी अगले 3 सालों में भारत को सालाना 25% की जीडीपी ग्रोथ लानी होगी, तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। ये एक असंभव लक्ष्य है क्योंकि आज तक कभी इसकी आधी ग्रोथ भी भारतीय इकोनॉमी में दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जीडीपी में गिरावट 2017-18 से आ रही है। इसकी वजह सेविंग और निवेश की ब्याज दरों में आई कमी रही है। ये गिरावट नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद से शुरू हुई है। इस गिरावट से उभरने की नौबत आने से पहले ही कोरोना ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में फिलहाल तो 40 साल में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट से निपटने की चुनौती सामने खड़ी है। There is a feedback effect from manufacturing onto services. I think that is except for some of the contact sensitive sectors, I think the other service sectors will feed off the manufacturing growth as well. I think the contact sensitive sectors will critically depend, them coming back depends on the path of the vaccination itself. दरअसल कोरोना काल ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में जबरदस्त इजाफा किया है। कोरोना का यह असर जल्दी खत्म होने की भी किसी को उम्मीद नहीं है। इसके असर से बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार की ग्रोथ सुस्त हुई है, लोगों की बचत और खर्च पर बुरा असर हुआ है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने, लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही निवेश और बचत करने में काफी समय लगेगा। इस समय बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों की सेविंग खत्म हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं और इसके साथ साथ अभी ये भी पता नहीं लग पा रहा कि तीसरी लहर कब आएगी, चौथी लहर कब आएगी। इस आशंका के अंदर लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, लोगों की रिस्क कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हालांकि 2012 में हमारी जो जीडीपी थी वो 5.5% पर थी, लेकिन 2016 आते आते और 500 और 1000 के नोट बंद होने से, नोटबंदी के कारण जीडीपी गिरनी शुरू हुई। उसके अगले ही वर्ष जीएसटी लागू हो जाने से और अब कोरोना काल से जीडीपी की ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है और आज की तारीख में हम माइनस के अंदर चल रहे हैं और माइनस होने के साथ साथ ही कई रोजगारों पर असर पड़ा है। जाहिर है इन सब हालातों में 25% से भी ज्यादा की ग्रोथ की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। यानी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना 2025 तक पूरा होना नामुमकिन नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.aajtak.in पर, या फिर आप डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।